नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं करंट अफेयर की नई क्लास में। दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपके सामने हूं नए 10 क्वेश्चन के साथ जो बने हैं आज रात तक की सुर्खियों से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ। तो आज की कोटेशन है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। दोस्तों, हमारे विद्यार्थियों में सबसे बड़ी बात एक डर की होती है। हम रोज उन किताबों से डरते रहते हैं जिन पर हमें पार पानी है। तो दोस्तों, उस डर को पीछे छोड़ते हुए और लग जाइए अपनी पढ़ाई में और पार करते हैं एक और हर्डल। चलिए दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन, भारत अपना पहला पोलर रिसर्च वेसल यानी पोलर रिसर्च वेसल जो ध्रुवों की क्या करेगा, रिसर्च करेगा, किस देश के सहयोग से बना रहा है। तो दोस्तों, भारत अपना पहला ध्रुवों पर, पृथ्वी के जो दो ध्रुव हैं, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और इसके दो पोल, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है, तो दो पोलों पर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास अभी तक कोई जहाज नहीं है, यानी जो वहां पर जाकर रिसर्च कर सके। तो उस जहाज का निर्माण हम नॉर्वे की सहायता से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम नॉर्वे की सहायता से एक पोलर रिसर्च वेसल की क्या कर रहे हैं, हम बनाने की योजना बना रहे हैं। पोलर मतलब पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल। देखो दोस्तों, पृथ्वी को हम एक बीचों बीच रेखा से दो भागों में बांटते हैं, जिसको हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ये दो रेखाएं, ऊपर वाली जो नॉर्थ की है उसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं और नीचे वाली को मकर रेखा से। फिर दोस्तों, एक रेखा आती है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ, और ऊपर ये वाली रेखा होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो इसको हम इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को, इस वाले को आर्कटिक वर्त के नाम से जानते हैं और नीचे वाले को अंटार्कटिक वर्त के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों हिस्सों पर खोज करने के लिए या रिसर्च करने के लिए हमने एक जहाज बनाया है। आज तक हम जो भी जहाज लेकर जाते थे वो दूसरे देशों के होते थे। अब हम नॉर्वे की सहायता से एक जहाज का निर्माण करेंगे, जिसमें भारत की ओर से भारत की गार्डन रिच शिप बिल्डर, जिसका नाम आपने जहाज निर्माण के क्षेत्र में सुना होगा, गार्डन रिच शिप बिल्डर। ये कहाँ की कंपनी है, ये बंगाल की, यानी कलकत्ता में स्थापित है कलकत्ता कंपनी। और प्लस नॉर्वे की एक कंपनी जिसका नाम है कोंगेसबर्ग नाम की कंपनी। दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ है, यानी मेमोरेंडम ऑफ, एक एमओयू साइन हुआ है, मतलब एक दोनों के बीच समझौता हुआ है, जिसमें दोनों कंपनियां मिलकर एक जहाज का निर्माण करेंगी, जो एक भारत का पहला सर्वेक्षण पोत होगा। अब हम नॉर्वे के साथ ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्वे आर्कटिक वर्त में आता है और यहाँ पर हमारी कुछ वेधशालाएं हैं। जैसे दक्षिण में आर्कटिक पर हमारी 3 वेधशालाएं हैं, एक का नाम मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री। ये हमारी 3 वेधशालाएं हैं, यानी हम यहाँ पर खोज का कार्य करते हैं। दक्षिण गंगोत्री जो है ये अभी बंद हो चुकी है, यानी ये कार्यरत नहीं है, लेकिन 2 वेधशालाएं हमारी मैत्री और भारती दक्षिण में यानी अंटार्कटिक में कार्यरत है। ऊपर जो हमारी एक वेधशाला है इसका नाम है हिमाद्री नाम की वेधशाला हमारी आर्कटिक वर्त में है और ये कार्य कर रही है। तो भारत पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने जा रहा है। तो भारत क्या कह रहा है, भारत अपना पहला, एक तो भारत का पहला है तो इंपोर्टेंट ऐसे हो जाता है, और ये काम कहां पे करेगा, ध्रुवों पर, दोनों ध्रुव, नॉर्थ ध्रुव और साउथ। तो क्या हो गए, ध्रुवीय पोत का निर्माण करेगा। किसके साथ करेगा, नॉर्वे की
कोंग्सबर्ग कंपनी के साथ मिलकर इस कार्य का निर्माण करेगा। ठीक है, तो भारत की मैंने आपको वेधशालाएं भी बता दी। और इसमें भारत की तरफ से जो मंत्री शामिल हुए वो थे हमारे जहाज रानी मंत्री। जहाज रानी मंत्री कौन है हमारे? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने इसमें हिस्सा लिया। किसने हिस्सा लिया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने इसमें हिस्सा लिया, जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये हमारे पूरा क्या हो गया? पोलर रिसर्च वेसल का निर्माण करेंगे। अगर हम बात करें नॉर्वे की, यानी नॉर्वे जो कहां पर है? नॉर्वे जो ऊपर आर्कटिक वर्त में स्थित है, ये हमारा हो गया नॉर्वे। नॉर्वे देश हो गया, ये स्वीडन और ये फिनलैंड। फिनलैंड और नीचे हो गया हमारा ये जो आपको यहां पर देश दिख रहा है, ये डेनमार्क। डेनमार्क और एक देश यहां पर है जिसको हम आइसलैंड के नाम से जानते हैं, आइसलैंड। ठीक है, अगर हम इन पांचों देशों को मिला दें, अगर हम इन पांचों देशों को मिला दें तो ये नॉर्डिक देश कहलाते हैं। ये पांचों देश क्या कहलाते हैं? नॉर्डिक। नॉर्डिक देश। कौन से देश कहलाएंगे? नॉर्डिक देश। लगता है आपको नहीं दिख रहा होगा इसमें, तो मैं दोबारा से लिख देता हूं। ये क्या कहलाएंगे? ये सारे देश मिलकर क्या कहलाते हैं? तो ये नॉर्डिक देश। कौन कौन से हो गए? 5 देश हो गए इसमें, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। डेनमार्क हमारा जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। जटलैंड प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है? जटलैंड प्रायद्वीप। जैसे कल मैंने आपको ये स्पेन वाला प्रायद्वीप, कौन सा प्रायद्वीप बताया था? आइबेरियन। कौन सा था ये? आइबेरियन। आइबेरियन प्रायद्वीप। ऐसे ही जो हमारा ये जर्मनी और डेनमार्क का जो हिस्सा दिख रहा है, ये निकला हुआ बाहर, इसको बोलते हैं हम आइबेरियन, वो जटलैंड प्रायद्वीप। तो इसका ज्यादातर हिस्सा डेनमार्क में है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका कहां पर है? जर्मनी में भी है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अगर हम इन 3 देशों को मिलाएं, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, अगर हम इन 3 देशों को मिलाएं तो इनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्री के नाम से जानते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन देश। तो स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हो गए? एक हमारा नॉर्वे, एक स्वीडन और एक डेनमार्क। तो ये तीनों हमारे क्या कहलाएंगे? स्कैंडिनेवियन कंट्री। अगर हम बात करें इनकी राजधानियों की, तो डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है। क्या राजधानी है? कोपनहेगन है। बात करें हम नॉर्वे की, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की राजधानी है। और स्वीडन की राजधानी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। क्या राजधानी है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? तो ये स्वीडन की राजधानी। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की। हेलेंस्की किसकी राजधानी है? तो फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। तो ये हमारी इनकी राजधानियां भी हो गई। और रिकजविक, ये हमारी आइसलैंड। यहां पर क्या है हमारा? आइसलैंड। ये रहा। कौन सा देश है? आइसलैंड। आइसलैंड। और इसकी राजधानी रिकजविक इसकी राजधानी हो गई। तो ये हमने पूरा इनके बारे में देख लिया। अब कुछ क्वेश्चन, ये मीटिंग हो रही है यहाँ पे भारत और नॉर्वे के प्रतिनिधियों के बीच, जिसमें हमने क्या किया है? इसमें फैसला लिया गया है कि हम यहाँ पर एक पोत का निर्माण करेंगे जो हमारे ध्रुवीय खोजों में सहायता करेगा। अब कुछ प्रीवियस मंथ के क्वेश्चन देख लेते हैं जो सुर्खियों में थे। तो हाल ही में भारत न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता क्या हुआ है? मुक्त व्यापार समझौता किसके बीच? भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है। पर पहले दौर की वार्ता कहां संपन्न हुई है? मतलब दोनों देशों के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना था, उस पर पहले दौर की वार्ता कहां हुई है? तो इस पर पहले दौर की वार्ता हमने गुजरात में की है। कहां पर की है?
गुजरात में की है। हाल ही में किस तारीख को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 3 मई को मनाया गया। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? यानी ओजोन प्रदूषण के कारण जो हमारी खाद्य फसलें हैं उनकी पैदावार में कमी आएगी। तो ये बात आईआईटी खड़गपुर ने कही है, आईआईटी खड़गपुर। तो इसने कहा है कि ओजोन प्रदूषण भारत की फसलों को प्रभावित करेगा। हाल ही में भारत और किस देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस पर हस्ताक्षर भारत ने इटली के साथ किए हैं। इटली के साथ भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। इटली की जो प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जी मेलोनी। आपने उन्हें देखा होगा। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 2024 में जर्मनी ने किस देश को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़े ऋणदाता यानी क्रेडिटर देश बनने का गौरव प्राप्त किया है? अभी से पहले यहाँ पर जापान था, और जापान कितने साल से? लगभग यहाँ पर 34 साल से, लगभग 34 वर्षों से जापान नंबर 1 की रैंक पर था। जापान 34 वर्षों से नंबर 1 था। किसमें? यानी बाकी देशों को ऋण देने के मामले में जापान नंबर 1 था। अब 34 वर्षों बाद जर्मनी ने इसको पीछे छोड़ दिया है। जर्मनी ने क्या किया है? इसको नंबर 2 पर धकेल दिया है। जैसा कि हमने इसे अभी अर्थव्यवस्था में जापान को पछाड़कर कहां पहुंचा दिया था? 5वें स्थान पर। 5वां स्थान इसका कहां पर आ गया था? 5वां स्थान अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में भारत कौन से पर? भारत ने पछाड़ा था और कहां पहुंच गया था? 4th स्थान पर। अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था डॉलर में 4.187 ट्रिलियन डॉलर की थी, जबकि जापान की कितनी रह गई थी? तो जापान की 4.186 डॉलर रह गई थी, ट्रिलियन डॉलर रह गई थी। तो हमने इसको अर्थव्यवस्था में पीछे छोड़ा था। अभी जर्मनी ने इसको ऋणदाता यानी ऋण देने के मामले में भी दूसरे नंबर पर छोड़ दिया है। अगर बात करें हम जापान की, तो जापान 4 द्वीपों पर स्थित है। मुख्यतः इसके 4 द्वीप है। पहले का नाम है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ये इसके 4 द्वीप हैं। उस होन्शो इसका सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका होन्शो है, और इस पर ही इसकी राजधानी जिसका नाम है टोक्यो इसकी राजधानी है। अगर बात करें जापान की मुद्रा की, तो जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या होगी? येन। जापान की मुद्रा येन होगी। और यहाँ की जो संसद है, यहाँ पर संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो डाइट के नाम से जाना जाता है। जैसे ये जापान है, इसके ऊपर रसिया है, और रसिया और जापान के बीच, रूस और जापान के बीच एक द्वीप को लेकर विवाद है। तो विवादों में कौन सा द्वीप रहता है इनका? क्यूरिल द्वीप इनका क्या है? विवादित क्षेत्र है। क्यूरिल द्वीप पर दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। अगर बात करूं अब जर्मनी की, जर्मनी हिटलर का देश, इसकी राजधानी बर्लिन इसकी राजधानी है। और मुद्रा क्या है इसकी? मुद्रा इसकी जो है उसका नाम है यूरो, जो यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है। जर्मनी की एक नदी है रूर रिवर, जो क्या है? विश्व में कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन में हमने इससे संबंधित सारे स्टैटिक्स जीको को भी पढ़ लिया। तो ये है हमारा क्या हुआ है? जापान को पीछे छोड़कर जर्मनी तीसरे नंबर की क्या बन गया है? ऋणदाता बन गया है। विश्व में ऋण देने के मामले में जर्मनी ने जापान को पीछे छोड़ दिया। हाल ही में भारत में निर्मित रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडिक जॉर्विस किस राज्य ने लॉन्च की है? यानी किस राज्य ने इसको लॉन्च किया है? तो ये हमारा राज्य है, इसका नाम है असम राज्य। ठीक है, अहोम साम्राज्य। कौन सा राज्य? असम राज्य। असम राज्य का पुराना नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अहोम साम्राज्य का पुराना नाम
असम का पुराना नाम। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट यानी एससी ने बाल तस्करी के मामलों की सुनवाई पूरी करने के लिए कितने माह की समय सीमा तय की है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह यानी 6 माह में जो बच्चों की तस्करी होती है उसके मामले को निपटाने की बात कही है और इसके लिए 6 माह का टाइम सुनिश्चित किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 स्थानों के नाम बदलकर, कितने स्थानों के, 15 स्थानों के नाम बदलकर सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित किया है? यानी किस राज्य सरकार ने इनके नाम बदलकर सम्मानित किया है? तो यह है हमारी उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार, धामी जी की सरकार उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य के कुंभकोणम सुपारी को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है? तो किसकी जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य की है? तो तमिलनाडु की, तमिलनाडु की सुपारी को क्या मिला है? जीआई टैग। जीआई टैग अधिनियम कहाँ का है? जीआई टैग अधिनियम, अधिनियम किस वर्ष का है? अधिनियम किस वर्ष का है? तो ये 1999 का अधिनियम है। और लागू कब हुआ? तो लागू ये 2003 में हुआ। पहली बार किसे मिला? तो पहली बार 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला। किसे मिला? दार्जिलिंग की चाय। जो हमारी चिकन नेक है उस पर जो क्षेत्र पड़ता है वेस्ट बंगाल का, ऊपर की तरफ बांग्लादेश के उत्तर में जो पतली एक सकरी 20 से 22 किलोमीटर की पट्टी है, वहीं पर दार्जिलिंग पड़ता है, वो वेस्ट बंगाल का हिस्सा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत सरकार की नई ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत $35,000 या उससे अधिक की CIF यानी कस्टमर, क्या हुआ है? कस्टमर रिव्यू फाइल, या कस्टमर रिव्यू फाइल का नाम क्या हुआ? कस्टमर रिव्यू या कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल, इंफॉर्मेशन फाइल। मूल्य की पूरी तरह से निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन CPU यानी निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन जो पूरी तरह से यहीं पे बने हो, पर कीमत सीमा शुल्क में छूट दी गई है, तो इसमें 15% की छूट दी गई है। भारत सरकार ने अभी क्या किया है कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की उत्पादन को बढ़ाया जा सके, इसके लिए कुछ छूट दी गई है। तो इसमें कितने की छूट गई है? अगर कोई व्यक्ति $35,000 की कोई फाइल है, अगर उसका निवेश करता है तो उस पर 15% का शुल्क माफ कर दिया है भारत सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में विदेशी ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माताओं को आकर्षित करना। क्या करेंगे? इससे आकर्षित होंगे, यानी भारत में आकर क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण करेंगे। और ये बात कब कही गई है? ये बात तब कही गई है जब अभी खबर आ रही है कि जो हमारी टेस्ला है, टेस्ला किसकी है? एलन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी जो है टेस्ला, उसने भारत में निर्माण करने की बात कही है। तो इससे जोड़कर इसे देखा जा रहा है कि भारत अब और क्या करेगा। अगर भारत में टेस्ला आती है तो और बहुत सारी कंपनी भी भारत में आएंगी, क्योंकि टेस्ला एक बड़ा ब्रांड है। तो भारत सरकार ने भी क्या किया है? उस पर कुछ शुल्क दिया है, जिससे कि यहाँ पर और लोग आकर्षित हो सके। इस योजना का नाम भारत ने क्या रखा है? योजना का नाम, ये योजना है जिसमें ये छूट दी गई है, तो इस योजना का नाम रखा है भारत में इलेक्ट्रिक यात्री विनिर्माण को बढ़ावा देना। यात्री विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, विनिर्माण को बढ़ावा देना, ये इस योजना का नाम रखा है। अगर बात करें हम एलन मस्क की, तो एलन मस्क एक्स जो है, जिसे हम ट्विटर के नाम से जानते हैं,
वो इनकी कंपनी है। टेस्ला ये भी इनकी कंपनी है। और इंटरनेट के लिए जाने जाने वाली स्टारलिंक ये कंपनी भी किसकी है? ये भी इन्हीं की कंपनी है। और स्पेस में काम करने वाली स्पेस एक्स ये भी किसकी कंपनी है? ये भी एलन मस्क की कंपनी है। विश्व के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क हैं। ठीक है, तो ये हमारे इससे जुड़े सारे सवाल हो गए। अब ये हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत सरकार क्यों बनाना चाहती है? कि जिससे हमारी फ्यूल का कंजप्शन कम हो, यानी एक तो हमारा कार्बन उत्सर्जन कम हो। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, हमारी भारत का पैसा बाहर कम जाएगा तेल खरीदने में, और कार्बन उत्सर्जन की भारत ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक का है? कब तक भारत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बन जाएगा? तो ये हमने समय सीमा रखी है 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करता बन जाएंगे। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेंगे, यानी कार्बन हम पैदा नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जितना हमने कार्बन उत्सर्जन किया, CO2 जितना हमने पैदा किया, उतने CO2 को हम क्या करेंगे? संचित कर लेंगे, यानी उसको सोख लेंगे पेड़ों के माध्यम से या अलग माध्यम से। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम नेट जीरो बोलते हैं, नेट जीरो। ठीक है, इसमें कार्बन क्रेडिट भी आता है, जो हम कभी आगे पढ़ेंगे कि कार्बन क्रेडिट यानी दूसरे देश से पैसे देकर उससे कार्बन खरीद लेना, उसको कार्बन क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो ये हमारी हरियाणा सरकार ने छात्रवृत्ति की 100% छात्रवृत्ति की घोषणा की है। हाल ही में भारत लेजर बीम फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता वाला देश बन गया है। यानी जो ड्रोन, आपने अभी भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ड्रोनों की बात सुनी होगी, तो ड्रोन को हम शूट करते हैं जिससे वो नीचे गिर जाए। तो एक तकनीक है जिससे लेजर लाइट निकलती है और उड़ते हुए ड्रोन को निष्क्रिय कर जमीन पर गिरा देती है। तो ये तकनीक भी भारत ने विकसित कर ली है, और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना है। चौथा देश, उससे ऊपर 3 देश USA, चाइना और रूस है, उसके बाद चौथा देश भारत बना है। हाल ही में कहां पर 5 दिवसीय माधवपुर घेड़ मेला आयोजित हुआ है? तो ये कहां हुआ है? गुजरात में हुआ है। गुजरात में इसका आयोजन हुआ है। कहां हुआ है? गुजरात में। ये भगवान कृष्ण और रुक्मणी की विवाह पर आधारित मेला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में जनसंख्या में सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की गई है? तो ये गिरावट जो दर्ज की गई है वो जापान में दर्ज की गई है। तो जापान में, जो भारत से पीछे रहा है अर्थव्यवस्था के मामले में, और जर्मनी ने भी उसे ऋणदाता के मामले में पीछे छोड़ दिया है, उसमें एक सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण एक यह भी है कि उसकी जनसंख्या में भारी गिरावट आ रही है, वहां काम करने वाले जवान लोग नहीं बचे हैं। तो ये कौन सा देश है? ये जापान देश हुआ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारतीय कॉरपोरेटर मामले संस्थान IICA ने पूर्वोत्तर में अपना पहला क्षेत्रीय कैंपस किस शहर में स्थापित किया है? तो भारत ने पूर्वोत्तर का पहला, यानी हमारे नॉर्थ ईस्ट का पहला कैंपस कहां? शिलोंग में स्थापित किया है। शिलोंग यानी मेघालय की राजधानी। मेघालय की राजधानी में क्या किया है इसने? पहला क्षेत्रीय कैंपस स्थापित किया है। अभी तक जो कैंपस थे वो कहाँ थे? वो दिल्ली में थे। अभी कहाँ पर खोला है? तो पहला क्षेत्रीय कैंपस हमने मेघालय की राजधानी शिलोंग में खोला है। और ये किस योजना के तहत? जो हमारी प्रधानमंत्री जी की योजना है, पीएम डिवाइन, DEVINE, यानी प्रधानमंत्री
डेवलप डेवलप इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी नॉर्थ ईस्ट के लिए भारत की जो विकास की योजना है उसको पीएम डिवाइन के नाम से हम जानते हैं। इसके तहत भारत ने क्या किया है कि यहाँ पर 5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है वहां पर शिलोंग में, जिससे क्या होगा, यहाँ पर पहले क्षेत्रीय कॉरपोरेट भवन का निर्माण किया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में अब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, और निवेश बढ़ेगा तो वहां पर इंडस्ट्रियां आएंगी। अब इंडस्ट्री आएंगी तो उनको जमीन देने के लिए या वो वहां पर आकर किससे बात करेंगी, क्षेत्र का सर्वे करेंगी, इस सब की देखभाल के लिए एक कॉर्पोरेट ऑफिस की वहां पर जरूरत थी, तो उसका भी निर्माण कर दिया गया है। यानी आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट में आपको विकास की जो दर है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कॉर्पोरेट मामलों के क्षमता निर्माण और अनुसंधान और सलाह प्रदान करना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य हो गया। अगर बात करें हम मेघालय की, मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है? शिलोंग है, जिसकी राजधानी शिलोंग है। और ये 21 जनवरी 1972 में क्या है, ये असम से कटकर एक नया राज्य बना था। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया और ये हमारी मीटिंग हो गई इधर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हो गया हमारा मेघालय, ये मेघालय और इधर वाले अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सबको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। और अगर हम इसमें ये सिक्किम को भी जोड़ दें तो ये हो गया 7+1 नॉर्थ ईस्ट राज्य। यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर भूटान है। ठीक है, ये हमारा असम हो गया। और यहाँ पर ये जो आ रहा है ये सिक्किम से बॉर्डर बनाता हुआ, और ये वाला ये हमारा नीचे तक, और इधर बांग्लादेश से भी बॉर्डर बना रहा है, ये राज्य है वेस्ट बंगाल। ये सारा राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल। और ये जो हमारी छोटी सी पट्टी है जो लगभग 20 से 22 किलोमीटर की है, इसको हम चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो आजकल काफी चर्चा में है, जिसको हम उपनाम क्या कहते हैं? चिकन नेक, भारत की चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये कितना है? लगभग 20 से 22 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी है जो नॉर्थ ईस्ट को शेष भारत से जोड़ती है। अब ये हो गया हमारा बांग्लादेश, ये बांग्लादेश हो गया। और ये हो गया त्रिपुरा जैसे बांग्लादेश के बीच घुसा हुआ है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो लाइन है उसको हम जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। जीरो लाइन, जो यहाँ पर सीमा रेखा है उसको हम जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। अब ये जो बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश का, ये लगभग 4096 किलोमीटर का है और ये भारत का किसी देश से मिलने वाला सबसे लंबा बॉर्डर है। ठीक है, बांग्लादेश। अब यहाँ पर बात आई मेघालय की, तो मेघालय जिसका मतलब हो गया कि मेघालय यानी मेघों का घर। तो ये मेघों का घर असली में भी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ये 3 पहाड़ी पाई जाती हैं। और जो एक खासी पहाड़ी है ये ऐसे त्रिकोण में स्थित है और यहाँ पर 2 स्थान है। उसके एक का नाम है मासिन राम और चेरापूंजी। अभी विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान में नंबर 1 मासिन राम है। ठीक है, तो मासिन राम जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा क्या होती है? वर्षा होती है। अगर बात करें हम मेघालय की, तो मेघालय में 2 नेशनल पार्क हमें पाए जाते हैं, यानी राष्ट्रीय उद्यान 2। तो एक का नाम है बाल पक्रम और नोकरेक, और दूसरे का नाम क्या है? नोकरेक। 2 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर बात करें यहाँ की भाषाओं की, तो यहाँ पर गारो, खासी
बंगाली, बंगाली, अंग्रेजी और हिंदी, ये भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। तो ये यहाँ पर बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं होगी। अगर बात करें यहाँ पर मनाए जाने वाले उत्सव या महोत्सव की, तो यहाँ पर जो उत्सव मनाए जाते हैं, एक उनमें है बांग्ला। बांग्ला, इसमें लोग ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बांग्ला नाम हो गया तो ये शायद बंगाल का होगा, लेकिन ये है कहाँ का? मेघालय का है। तो मेघालय में जो उत्सव मनाया जाता है उसका नाम है बांग्ला। एक गज यात्रा, एक क्या मनाया जाता है? गज यात्रा उत्सव मनाया जाता है। एक बेहदी खलम, बेहदी खलम, ये उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो चेरी ब्लॉसम, एक जो उत्सव है वो है चेरी ब्लॉसम, ये उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। ये मेघालय और मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों एक ही दिन राज्य बने। तो वो कब थे? 21 जनवरी 1972 को राज्य के रूप में बनाए गए। तो ये हमारा पूरा एक राज्य का पोस्टमार्टम हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रखने की घोषणा की है? यानी किस योजना का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की योजना के नाम पर रखा गया है? तो ये हमने रखा है यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने ये काम किया है कि अंबेडकर जी के नाम पर एक योजना का नाम रखा है। किस राज्य को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारे कौन है? हरियाणा, दूध घाट की नगरी हरियाणा को क्या किया गया है? स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस तारीख को ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती मनाई गई है? यानी कौन सी तारीख को ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती मनाई गई है? तो वो 11 अप्रैल को मनाई गई है। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जयंती थी। हाल ही में किसके? सत्य शोधक समाज की इन्होंने स्थापना की। क्या है इनकी स्थापना? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इनके द्वारा की गई। ठीक है, और इनकी पुस्तक जो फेमस पुस्तक है उसका नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी इनकी फेमस पुस्तक है। हाल ही में ज्योति वेनम और ऋषभ यादव की जोड़ी ने कहां तीरंदाजी विश्व कप चरण फर्स्ट में मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो नाम याद रखेंगे, ज्योति वेमन और ऋषभ यादव। इन्होंने क्या किया है? तीरंदाजी विश्व कप चरण फर्स्ट में गोल्ड जीता है। तो कहां जीता है? तो तीरंदाजी की जो हमारी प्रक्रिया थी वो जो प्रतियोगिता थी वो यूएसए में हुई थी। कहां पर? अमेरिका में हुई थी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5वां क्वेश्चन जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं। हाल ही में सी क्रिस 2.0 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हमारे कोयला मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए? कोयला मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और कोयला मंत्रालय के हमारे मंत्री कौन है? तो हमारे मंत्री है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जी ने इसे लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो कोयला कर्मी है, मतलब जो कोयले के क्षेत्र में काम करते हैं, कोयला कर्मियों को क्या करना है? उनकी पेंशन और उनके पीएफ यानी प्रोविजनल फंड की ऑनलाइन देखरेख करना, उन्हें मिला कि नहीं मिला, और उनके भविष्य की जितनी चिंताएं हैं उनको अपडेट रखना, ये एक पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। तो इसकी घोषणा किसने की? ये की हमारे किशन रेड्डी जी ने। किशन रेड्डी जी क्या है? हमारे कोयला मंत्री हैं। ठीक है, अब हम बात करें कोयले की। तो कोयला जो ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, कोयला एक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है और इससे जलने पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है।
लेकिन कोयले 4 प्रकार के होते हैं। जो सबसे अच्छा कोयला होता है वो होता है एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट जिसे जलने पर सबसे कम कार्बन उत्सर्जित होता है, यानी सब जो पूर्णतः सबसे अधिक मात्रा में कार्बन को जला लेता है। कार्बन कब निकलता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड कोयला जलाने पर निकलती है धुएं के रूप में, वो इसलिए निकलती है क्योंकि जो कोयला अच्छी गुणवत्ता का होता है वो उस कार्बन के अधिक मात्रा को जला लेता है, लेकिन खराब जो कोयला होता है वो पूरी मात्रा नहीं जला पाता और वो वातावरणीय में छोड़ देता है। इससे क्या होती है? CO2 फैल जाती है। तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला, और ये भारत में जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे जो कोयला आता है उसका नाम है बिटुमिनस। कौन सा है? बिटुमिनस। तीसरा लिग्नाइट। तीसरा कोयला कौन सा है? लिग्नाइट कोयला। और चौथा जो कोयला सबसे खराब होता है उसे बोलते हैं पिट। पिट कोयला सबसे खराब होता है, ऐसे ही इसका नाम पिट है, यानी पिटने लायक है। ठीक है, तो ये 4 कोयले के प्रकार हो गए। अगर भारत में बात करें, भारत में कोयले में भंडारण सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो कोयले में जो भंडारण भारत में है वो झारखंड, दूसरे नंबर पर ओडिशा और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। अगर बात करें उत्पादन की, कि कौन सा राज्य सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर यहाँ पर भी उड़ीसा है और तीसरे नंबर पर झारखंड है। ये राज्य उत्पादन में इसी क्रम में है। अगर बात करूं भारत में कुछ प्रसिद्ध खदान, कोयला खदान कौन कौन सी है? कोयले की खदान, भारत में प्रसिद्ध कोयले की खदान कौन कौन सी है? तो सबसे प्रसिद्ध जो आपको मिलेगी वो झरिया। झरिया कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है, तो सबसे जो प्रसिद्ध खदान है वो झरिया झारखंड में आपको देखने को मिलेगी। दूसरी आप नाम सुनेंगे रानीगंज। रानीगंज जो कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में है। एक नाम आप सुनेंगे कोरबा। कोरबा छत्तीसगढ़ की है। कोरबा छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख खदान कोरबा है। तो ये प्रमुख खदानें जो भारत में कोयले के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरौली MP में पाई जाती है। एक नाम और लिख लेते हैं, सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ पर है? MP में। ये भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें भारत में सर्वाधिक कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, तो भारत में सर्वाधिक कोयला छोटे नागपुर के पठार से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होगा? छोटे नागपुर के पठार से। भारत में छोटा नागपुर पठार, यहाँ से सबसे ज्यादा कोयला प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा कोयला प्राप्त छोटे नागपुर के पठार। यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है दामोदर। दामोदर नदी। ये इसकी घाटी में भारत में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। अगर इसकी घाटी में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, इसी कारण इसको हम रूर नदी के नाम से जानते हैं। रूर नदी। रूर नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि विश्व में जर्मनी की रूर नदी घाटी में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है और भारत में दामोदर नदी घाटी में, तो इस कारण इसको रूर नदी की संज्ञा दी जाती है। तो ये हो गया हमारा पूरा ये क्वेश्चन। आगे इससे जुड़े कुछ प्रीवियस मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के रिडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को GI टैग प्रदान किया गया है? GI टैग जिसका हमने अभी बताया, कब उसका अधिनियम आया? तो 1999 में आया। 2003 में ये लागू हुआ। तो ये सिक्किम। सिक्किम खासी समझ के आप मेघालय मत लगा देना, क्या है? सिक्किम का। सिक्किम का है। ठीक है, तो सिक्किम में पाया जाता है। GI टैग अधिनियम 1999 का है। लागू 2003 में। और सबसे पहले किसे मिला? तो सबसे पहले GI टैग जो मिला है वो 2004 में मिला है। किसे मिला है? दार्जिलिंग की चाय को मिला है। दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहला GI टैग मिला है। अगर बात करूं कि सबसे ज्यादा GI टैग किसके पास है, तो यूपी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, शायद 77 के आसपास इसके पास GI टैग है। हाल ही में कहां वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? प्रेम, शांति और शिखर सम्मेलन हमने दुबई में आयोजित किया है। कहां पर? दुबई में। हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को हल करने के लिए AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है? क्या AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चैलेंज शुरू किया है? तो ये शुरू करने वाला हो गया हमारा तेलंगाना। कौन सा हो गया?
तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी हम जानते ही हैं, तो वह है हैदराबाद। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नाम पर वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है? तो ये जो घोषित किया है वो मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों की नकदी संकट जांच को मजबूत करने के लिए कौन सा नया कदम उठाने की घोषणा की है? तो हमारी जो आरबीआई है उसने नया कैश फ्लो विश्लेषण फ्रेमवर्क जारी किया है। इससे क्या उद्देश्य क्या है कि जो बैंकों की तरलता है उसको बनाए रखा जा सके। यानी तरलता का मतलब जितना भी कैश है। तरलता का मतलब है जो आसानी से बदला जा सके वस्तुओं में। तो क्या है, कैसे आप चेक बदलने में इतना जल्दी नहीं बदल सकते, कैश को बदल सकते हैं। उसको तरल मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो तरल मुद्रा को विश्लेषण को, तरल मुद्रा की जितनी भी आवाजाही है उसको नियंत्रण करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो किसने किया है? आरबीआई ने किया है। ठीक है। अगर बात करें हम आरबीआई की, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1934 के एक्ट द्वारा हुई थी। और इसकी स्थापना के लिए जो सिफारिश की गई थी वो सिफारिश की थी हिल्टन यंग आयोग द्वारा, जिसे हम शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं। फिर इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। और 1935 से 1937 के बीच इसका मुख्यालय कहां पर था? तो इसका मुख्यालय कलकत्ता में रहा, कलकत्ता में। ठीक है। जो म्यांमार है 1935 में इसी के अधीन आता था। ठीक है, जब तक वो अलग नहीं हुआ। तो उसके बाद 1937 के बाद इसका जो मुख्यालय आ गया वो मुंबई में आ गया, और तब से अब तक मुंबई में है। अगर बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे ओसबॉर्न स्मिथ, इसके पहले अध्यक्ष। उसके बाद ये अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगर बात करें इसके भारतीय अध्यक्ष की, तो इसके भारतीय जो पहले अध्यक्ष बने वो थे सीडी देशमुख इसके पहले अध्यक्ष बने। अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में इसके 26वें क्रम के जो अध्यक्ष हैं वो बने हैं संजय मल्होत्रा जी। कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा जी बने हैं। किसके स्थान पर बने हैं? यानी 25वें जो थे वो थे शक्तिकांत दास जी। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन, इनके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा आरबीआई का लोगो। कई बार आरबीआई के लोगो के बारे में भी सवाल पूछा गया है। तो आरबीआई के लोगो में क्या चीज है? तो एक तो बंगाल टाइगर है। क्या है? बंगाल टाइगर। और क्या है ऊपर? ये ताड़ का वृक्ष है। क्या है? ताड़ का वृक्ष और बंगाल टाइगर। तो दो चीजें हैं इसमें, ताड़ का वृक्ष और बंगाल टाइगर है। आगे अगर हम क्वेश्चन देखें तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात 2023-24 में बढ़कर कितना हो गया है? तो ये लिंग अनुपात 930 हो चुका है। यानी हमारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था उसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर बात करें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान ये कब से शुरू हुआ? तो ये हमारा 22 जनवरी 2015 से शुरू हुआ। 22 जनवरी 2015 से शुरू हुआ। और किसने शुरू किया? पीएम मोदी ने शुरू किया। कहां पर? पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया। और यहीं से क्यों शुरू किया गया? क्योंकि हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 आदमी पर 1000 आदमी अगर हैं तो लड़कियां उसके सामने कितनी है? तो अभी 930 लड़कियां हैं 1000 आदमी पर। यानी 1000 लड़के हैं तो 930 लड़कियां हैं। यानी अगर एक लड़की एक लड़के के साथ शादी करे तो 70 फिर भी कुंवारे बचेंगे। तो लिंग अनुपात में इतनी की कमी है।
ठीक। विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को कहां फ्रेड डरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ब्रिटेन में सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहां भारतीय शांति सेना स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है? तो कोलंबो में। कोलंबो में क्या दी है? श्रद्धांजलि दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय सहायता से निर्मित 2 रेलवे परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में भाग लिया? तो भारत में श्रीलंका में ही भाग लिया। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। जयवर्धनेपुरम कोट्टे इसकी क्या है? राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में आईपीएल 2025 बेरोजगारों की चांदी आईपीएल 2025 का विजेता कौन सी टीम बनी है और उसे कितने पुरस्कार की राशि मिली है? तो हाल ही में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इन्हें 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी 18 साल में ये कौन सा संस्करण था? तो ये अभी 18वां संस्करण था। आईपीएल का 18वां संस्करण था, जिसमें कौन जीता? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जीती। और इनाम के तौर पर इन्हें क्या मिला? 20 करोड़ रुपए मिले। 20 करोड़ रुपए मिले। और इनका फाइनल मैच किस किस के बीच हुआ? तो फाइनल मैच आरसीबी और वर्सेस पंजाब, बेंगलोर वर्सेस पंजाब। पंजाब के जो कप्तान थे वो थे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर कौन थे? पंजाब के कप्तान थे। अगर बात करें आरसीबी के कप्तान तो रजत पाटीदार कौन थे? इनके कप्तान थे। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार ये टूर्नामेंट जीता है। अगर बात करें इसमें पर्पल कैप और ऑरेंज कैप किसे मिलती है? सर्वाधिक रन बनाने वाले को। और पर्पल कैप जो मिलती है सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को मिलती है। तो ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को मिली। साई सुदर्शन को ऑरेंज कैप मिली। और जबकि पर्पल कैप मिली है वो प्रसिद्ध कृष्णा जी को मिली है। किसको? प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप मिली है। इन्होंने 15 मैच में 25 विकेट लिए। अपनी बॉलिंग से 25 खिलाड़ियों को इन्होंने आउट किया। जबकि 759 रन 15 मैचों में साई सुदर्शन ने बनाए। 759 रन साई सुदर्शन ने बनाए। अगर बात करें तो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन रहे? तो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का जो इनाम मिला वो सूर्य कुमार यादव जी को मिला। सूर्य कुमार यादव, इनको ये उपाधि दी गई या इनसे नवाजा गया। अगर बात करें हम इसकी फाइनल की तो फाइनल मैच कहां पर हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर है? अहमदाबाद। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद में, यहाँ पर ही फाइनल मैच हुआ। अगर बात करें इसके शुरुआती मैच की तो शुरुआत इस आईपीएल की शुरुआत कलकत्ता के ईडन गार्डन से इसकी शुरुआत हुई। और ये किसके बीच हुआ? तो आरसीबी वर्सेस कलकत्ता के बीच ये मैच खेला गया। तो ये आईपीएल और उससे संबंधित सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिए। आगे देखते हैं ये ट्रॉफी। ठीक है, तो विराट कोहली जी ने पहली बार ये ट्रॉफी उठा ली है रजत पाटीदार की कप्तानी में। ठीक, आगे किस राज्य ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए भारत में सबसे अधिक आर्थिक विकास दर दर्ज की है? तो सबसे जो तेज विकास दर है वो तमिलनाडु ने दर्ज की है। यानी तमिलनाडु सबसे गति से वृद्धि करने वाला राज्य है। हाल ही में किसे श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण, तो ये किसे मिला है? पीएम मोदी जी को ये पुरस्कार श्रीलंका द्वारा दिया गया है। हाल ही में कहा
छठा या 6वां विश्व बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? तो ये बैंकॉक में, कहाँ कवर हुआ? बैंकॉक में आयोजित हुआ। हाल ही में कहाँ भारतीय मानक ब्यूरो ने स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी मानकों पर वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया? किसने किया? तो ये राजनाथ सिंह जी ने। किसने किया है? राजनाथ सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एलन मस्क, हाल ही में, सॉरी ये हमारा होगा राजनाथ सिंह जी नहीं, ये हमारा गोवा। क्या आंसर होगा इसका? गोवा। इसका आंसर आप लिखेंगे गोवा। कहाँ आयोजित हुआ है? गोवा में आयोजित हुआ है। तो गोवा में आयोजित हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एलन मस्क, हाल ही में एलन मस्क ने किस नए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम को टक्कर देगा? तो हमारे जो एलन मस्क जी ने है, इन्होंने एक एक्स चैट करके एक क्या निकाल दिया है? एक प्लेटफॉर्म निकाल दिया है जिसमें हम व्हाट्सएप की तरह बातें कर पाएंगे। तो एलन मस्क ने क्या किया है? एक्स चैट करके एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है। ठीक है, अपना प्लेटफॉर्म, ये हमारे एलन मस्क जी, इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म विकसित किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा वैश्विक जुड़वा योजना कार्यान्वित की जा रही है? तो ये किस योजना, किसके द्वारा की जा रही है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा, मंत्रालय द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। आगे बात करें तो नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 के अनुसार भारत 170 देशों में किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 36वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? 36वें स्थान पर रहा है। हाल ही में तेलंगाना राज्य के किस जिले में चपाता मिर्च या टमाटर मिर्च को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है? टमाटर मिर्च मतलब टमाटर के जैसी एक मिर्च है, तो ये क्या किसको मिला है? वारंगल, वारंगल जिले को इसका जीआई टैग मिला है। हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए अभियान शुरू किया है? तो दो सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा, इसके लिए हमारे राजनाथ सिंह जी ने, हमारे राजनाथ सिंह जी ने एक अभियान शुरू किया है। राजनाथ जी कौन गए? हमारे रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यह अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने किस अधिनियम के तहत कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसके तहत कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। ठीक है, तो इसके द्वारा किया है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत किया है। इसमें क्या होगा? इसमें दो नेशनल पार्क के बीच में एक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा जहां से वन्य जीव जैसे टाइगर घूम सके। चीतों के घूमने के लिए एक वन्य जीव से दूसरे वन्य जीव जाने के लिए एक कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। और इधर की तरफ जो नेशनल